5 रेडियन पर सेकेंड फिक्स है, हाँ मतलब वेरी नहीं कर रही, ठीक है ना। डिस्क दिख पा रहा है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, कर लिया। ओके आदित्य तुम बताओ मुझे क्या किया तुमने। ठीक है ओके तुम बताओ तुमने क्या सोचा है। सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आज तुमने सेंट्रीफ्यूगल से किया है वो सही है, पर अभी मैंने पढ़ाया नहीं, पर सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ओके अब बच्चों अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो बच्चों ये फिक्स स्पीड से घूम रहा है, अगर ये फिक्स स्पीड से घूम रहा है तो बच्चों बताओ इसका अल्फा क्या होगा। तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसका क्या होगा, जीरो। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है, लेकिन सेंट्रीपिटल तो रहेगा ही, सेंट्रीपिटल तो रहेगा ही। अब तरीका वही है बच्चों, सबसे पहले एफ वी डी, तो एफ वी डी बनाओगे, एम जी इधर, नॉर्मल इधर। अब ये सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन है, तो सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, वो कौन हो सकता है, फ्रिक्शन। बच्चों सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, वो कौन सा हो सकता है, फ्रिक्शन, ठीक है। अब वही एफ नेट सेंटर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंटर की तरफ फोर्स। बच्चों हम चाहते हैं कि मैक्सिमम या एफ, बच्चों स्लाइडिंग के टाइम पे कौन सा लगेगा, लिमिटिंग, तो लिमिटिंग मास और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों क्या होता है, म्यू नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, एम जी, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो म्यू बच्चों यहां से कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, क्लियर। बच्चों हमें रेस्ट पे चाहिए, तो फ्रिक्शन को लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, फ्रिक्शन को लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, तो ये इससे छोटा होना चाहिए। तो म्यू इससे बड़ा या बराबर ये ओमेगा होगा। बच्चों देखना म्यू यहां से कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत। अब चाहो तो वैल्यूज रख सकते हो, ओमेगा बच्चों तुम्हारे पास कितना है, ओमेगा अगर रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, रेडियस 4 और जी 10, तो म्यू बहुत ज़्यादा आ गया, यही आ रहा है, ठीक है वो डेटा ऐसा है, क्या कर सकते हैं, ठीक है 10 ही आ रहा है ना, ठीक है। एक बार बच्चों चेक करो कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। यही क्वेश्चन बच्चों स्पीड के टर्म्स में हो सकता है, मान लो वो 20 स्पीड से जा रहा है तब क्या कुछ रहेगा, तब भी यही चीज रहेगी। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं कि मान लो बच्चों म्यू अपना ये आ गया, इसमें म्यू पूछा है, किसी में रेडियस पूछ लेते हैं, किसी में ओमेगा पूछ लेते हैं, प्रोसेस यही रहेगी। म्यू जैसे हमने निकाला, किसी में बाकी चीज देके रेडियस पूछ ली, किसी में बाकी चीज देके ओमेगा पूछ ली, सेम पैटर्न सेम तरीका रहेगा। उसके अलावा बच्चों समझो किसी किसी में क्या होता है, आपसे बोल देते हैं कि मान लो पहले 4 मीटर की डिस्टेंस पे था, तब इस पर्टिकुलर ओमेगा पे स्लाइड कर रहा है, अगर डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो कब स्लाइड करेगा। तो बच्चों आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा है, देखना ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r, आर डबल करोगे तो ओमेगा कितना करना पड़ेगा, 1/√2 टाइम्स। तो वो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, उनमें कुछ खास नहीं है। की कंसेप्ट बच्चों बस ये वाला है। लिमिटिंग केस में बच्चों अगर ये इनइक्वालिटी परेशान करे तो उसे इक्वल टू लेके सॉल्व कर दो, अगर इनइक्वालिटी दिक्कत करे तो आप तो इक्वल लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ गए बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन। इसमें बच्चों क्या था, ओमेगा फिक्स था, ओमेगा फिक्स था। अब वापस से हम जाते हैं उसी पंखे वाले एग्जाम्पल पे। बच्चों पहले पंखा बंद है, अब हमने पंखा चालू कर दिया, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, तो अब ओमेगा फिक्स होगा या वेरिएबल, वेरिएबल। अब सेम क्वेश्चन अगर मान लो वेरिएबल ओमेगा के साथ हो तब क्या करेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मुझे ये बताओ, ये चीज क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है।
इसे बच्चों हटा देता हूं। अब इसे बच्चों देखो, जैसे वही डिस्क है, मास m, रेडियस 1 मीटर, म्यू 0.5, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बच्चों 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3 रेडियन से वो स्टार्ट कर रही है। अब आपको बताना है कि कितने टाइम बाद वो स्लाइड करेगा। समझ पाए ना बच्चों? बच्चों दिख तो रहा है ना, वरना इसे थोड़ा और लार्ज कर देता हूँ। राइटिंग समझ तो पा रहे हो? कर लो बच्चों इतना फिर। कर लिया बच्चों? बच्चों पिछले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं ना? करें बच्चों इनका। बच्चों डेटा ऐसा है कि इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत लेंथी नहीं जाएगा। क्या आ रहा है? देखो वैल्यूज रखो, ओमेगा नॉट तो 0 है, हाँ ओमेगा नॉट तो 0 है, म्यू दे रखा है, सारा डेटा दे रखा है, तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे टाइम पूछा है तो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, हाफ सेकेंड, उस तरह से प्रॉपर आ जाएगा। बताओ क्या आ रहा है? 5/6। कहीं मिस्टेक कर रहे हो सर? और कोई? वंश ठीक हो? कोई दिक्कत? हाँ नहीं। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ फिर, ठीक है? बच्चों देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है वो समझते हैं। बच्चों ये ब्लॉक है, mg अभी भी नीचे लगेगा, नॉर्मल अभी भी ऊपर लगेगा, लेकिन बच्चों पिछले क्वेश्चन में क्या था? ओमेगा फिक्स था। इस केस में ओमेगा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो यहाँ बच्चों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा। तो इस केस में बच्चों अगर मैं देखता हूं तो mg नॉर्मल तो यहाँ हो गए, mg अंदर, नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg के। अब इसमें बच्चों एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, दैट इज अल्फा आर।
अल्फा कितना दे रखा है बच्चों 3 और रेडियस 1, तो 3 का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। साथ ही साथ बच्चों मान लो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा और उसके हिसाब से नेट एक्सीलरेशन आएगा। तो बच्चों नेट एक्सीलरेशन यहाँ है, तो यही तुम्हारा नेट फोर्स होगा और यहाँ तुम्हारा नेट फोर्स होगा, यानी कि यहाँ तुम्हारा फ्रिक्शन लगेगा। तो पहले बच्चों फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा था, अब फ्रिक्शन सेंटर की तरफ नहीं लगेगा, अब फ्रिक्शन कुछ ऐसे तिरछा लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन को एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी प्रोवाइड करना और एक सेंटीपिटल एक्सीलरेशन भी प्रोवाइड करना, तो ये दोनों में फर्क है। अब बच्चों अगर मैं फ्रिक्शन लिखूंगा तो वो होगा मास इनटू ओवरऑल एक्सीलरेशन इनटू ओवरऑल एक्सीलरेशन, और ओवरऑल एक्सीलरेशन बच्चों मेरे पास होगा सेंट्रीपिटल का स्क्वायर टेंजेंशियल का स्क्वायर। अब फ्रिक्शन एट टाइम ऑफ स्लाइडिंग म्यू एम जी एम, मान लो बच्चों टी टाइम बाद स्लाइड कर रहा है, टी टाइम बाद स्लाइड कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर रेडियस कितनी है 1 का स्क्वायर, टेंजेंशियल बच्चों 3 का स्क्वायर, एम बच्चों कट गए, म्यू कितना है बच्चों, अभी म्यू रख लेते हैं, स्क्वायर कर रहा हूं, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ओमेगा, तो बच्चों देखना ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी, तो अल्फा बच्चों हमें क्या दे रखा है, अभी चलो अल्फा लिख देता हूं, अल्फा टी देखना बच्चों कि स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9, बच्चों ये समझ पाए, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ओमेगा हो गया अल्फा टी, ये सिचुएशन बनी, ठीक है। अब मान लो बच्चों वैल्यूज रखते हैं, तो म्यू है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर जी 10 का स्क्वायर, अल्फा बच्चों 3 का पावर 4 टी की पावर 4 प्लस 9। अब बच्चों देखो 0.25 इंटू 100 ये आ गया 25, ये 81 टी की पावर 4 प्लस 9 16 81 टी की पावर 4, क्यू फोर्थ रूट ले लो बच्चों, इधर 2 इधर 3 टी की पावर 4 टी, तो टी बच्चों यहां से कितना आ गया 2/3। तो बच्चों जनरली इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, रीजन ये कि इसमें दोनों एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है, तो पहली बात तो उसे बच्चा जज नहीं करता, पहली मिस्टेक यहाँ कर देता, और फिर उसके अलावा कैलकुलेशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसमें डेटा फिर भी ऐसा था आसानी से सॉल्व हो रहा है, वरना और टफ कैलकुलेशन पड़ जाती है। अब बच्चों एक बार चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही, समझ पाए, देख लो बच्चों आराम से, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क कितना है, पहले ओमेगा फिक्स था तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, तो उसमें केवल फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा था, अब फ्रिक्शन दोनों एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन नेट फोर्स के बराबर होगा, यानी कि मास इनटू ओवरऑल एक्सीलरेशन, ओवरऑल एक्सीलरेशन तो टेंजेंशियल हमने लिखा, सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर करके लिखा और फिर सॉल्व किया, तब जाके अपना आंसर आया। कंसेप्चुअली फर्क समझ पाए बच्चों, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों, कर लिया इतना, कर लो चलो। तो बच्चों जनरली सर्कुलर इसी वजह से एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बहुत तरह के वेरिएबल हो जाते हैं, तो उसकी जब प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके वो समझ में आ पाता है। हाँ देखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वी इक्वल टू यू प्लस सी टी, ठीक है बच्चों, हटा दो अभी से, ठीक है नेक्स्ट चलो कर लो बच्चों।
बच्चों इसके अलावा इसमें एक और पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, जैसे मान लो बच्चों ये कोई सरफेस है, इस तरह की पहाड़ी पे कुछ टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है या ब्रिज है मान लो, तो आप ब्रिज से ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे जा रहे हो, या ब्रिज की जगह कई बार बोल देते हैं रोलर कोस्टर है, तो लैंग्वेज बदल के कुछ भी दे सकते हैं। उसमें आपसे पूछ लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ, फ्रिक्शन बताओ, तो या तो ब्रिज बोल देंगे या सरफेस बोल देंगे या कोई रोलर कोस्टर वगैरह बोल देंगे, तो लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता। इतना क्लियर है? तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये इस तरह की कोई सरफेस है, इस तरह की कोई सरफेस है, इस पे कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। बच्चों कार कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है, कार का मास m, कार का मास m, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए बी और सी भी लिख लो इसमें। समझ गए बच्चों? तो ए पॉइंट पे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन बताना है और फ्रिक्शन फोर्स, बी पे नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। याद रहे स्पीड फिक्स है, स्पीड क्या है? फिक्स, और फिर सी पे बताना। कंसेप्ट बच्चों वही है, पहले आप एफबीडी बनाओगे, फिर सेंटर पता करोगे, फिर सेंटर की तरफ नेट फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सर्कुलर के डायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने। सेंटर सोच सकते हो, जैसे हालांकि किसी किसी जगह मैंने सेंटर लिख दिया है, बट आप खुद भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो ये है, इधर मूव कर रहा है, तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा। ऐसे जब इधर मूव कर रहा है, हालांकि तो इसमें सेंटर लिख रखा है, पर ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसे सेंटर नहीं लिखा होता है, उसमें खुद जज करना होता है। कर लिया बच्चों? बोलो बोला। देखो यहाँ पे निकालोगे, हाँ ये ना, म्यू तो छोड़ दो, म्यू नहीं आएगा, ये नहीं, ये गलत है, नॉर्मल ये सही है। आगे अगर देखो, अच्छा सी वाला, और ये नॉर्मल ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में अभी दिमाग मत लगाओ, वो मैं बता दूंगा। फ्रिक्शन के बारे में मत सोचो बच्चों, फ्रिक्शन के बारे में चाहो तो अभी मत सोचना, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। आप तो नॉर्मल पहले निकाल लो, फ्रिक्शन बाद में देखते हैं। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ ए पॉइंट पे नॉर्मल किस किस से हो पाया? ए पॉइंट पे आदित्य तुम बताओ। गौरव तुम? ए पॉइंट पे तो प्लस एम जी होगा इस पे, ठीक। आदित्य तुम बताओ बी पे। बी पे माइनस आएगा, उस पे माइनस आएगा, ठीक है ना। सी पे कोई कर पाया अभी? बोलो गौरव।
पता नहीं, मैं देखता हूँ भी, mv² बाई आर प्लस mg cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है चलो, mg cos थीटा माइनस ये, ठीक है देखते हैं बच्चों। बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग समझो, ठीक है। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, एफबीडी बनाओगे। तो mg नॉर्मल वो खुद ही बना हुआ है, ठीक है भाई। फिर सेंटर पता करोगे, वो भी खुद ही है। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स, जो की कंसेप्ट है बच्चों वो ये होता है F सेंटर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब बच्चों नॉर्मल mg, बताओ सेंटर की तरफ कौन है, नॉर्मल, mg उससे दूर है, तो सेंटर की तरफ नेट क्या हुआ, na माइनस mg, और वो होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन v² बाई आर, क्योंकि फिक्स स्पीड है तो केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। बोलो बच्चों, समझ पाए? तो na यहां से बच्चों क्या आ गया, mg प्लस mv² बाई आर। बताओ बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब इस पे आते हैं, इस पे बच्चों तरीका वही, सबसे पहले एफवीडी, तो mg इधर, नॉर्मल ऊपर, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है। पहली स्टेप एफवीडी, दूसरी स्टेप बच्चों सेंटर, ये रहा। अब फंडा बच्चों अपना यही होता है, बताओ mg नॉर्मल, सेंटर की तरफ कौन है, mg, तो mg सेंटर की तरफ है, वो अपोजिट है, तो सेंटर की तरफ नेट तुम्हारा क्या होगा, mg माइनस नॉर्मल, और ये तुम्हारा होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। इसके फॉर बी मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो एन बी बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा mg माइनस mv² बाई आर। बताओ बच्चों, इसमें भी कोई तकलीफ? हाँ नहीं नहीं, देखो इसको यहां, बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब इस पे आते हैं, इस पे बच्चों जब आओगे तब भी बच्चों वही फंडा है। पहली स्टेप एफवीडी, तो mg हमेशा नीचे ही लगेगा, लेकिन नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा बच्चों, ये थीटा तो ये एंगल थीटा। अब बच्चों देखो, ये सरफेस है, जिससे एंगल टच होगा वो कॉस, जिससे एंगल टच होगा वो कॉस, उसके रिमेनिंग बच्चों साइन, और ये नॉर्मल। बोलो बच्चों, इतना समझ पाए? क्लियर है? अब बच्चों सेंटर ये रहा, तो पहली स्टेप एफवीडी, दूसरी स्टेप जरूरत पड़ी थी तो रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व कैसे किया वो भी बच्चों समझो। सेंटर ये है, तो नॉर्मल सेंटर के अलोंग या परपेंडिकुलर है, उसकी दिक्कत नहीं है। ये ना तो सेंटर की तरफ है ना परपेंडिकुलर की तरफ, तो इसे तोड़ना पड़ेगा, तो इसे तोड़ा वो ये आ गया। अब कंसेप्ट क्या है, सेंटर की तरफ फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंटर की तरफ बच्चों ये है mg cos थीटा माइनस नॉर्मल मास, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बच्चों अभी भी वही है क्योंकि स्पीड वही है, और केवल सेंट्रीपिटल ही है क्योंकि स्पीड फिक्स है। अब अगर मैं नॉर्मल लिखता हूं तो सही था आपका, नॉर्मल कितना आ जाएगा, mg cos थीटा माइनस mv² बाई आर। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों पहले मुझे तीनों केस में नॉर्मल बताओ, नॉर्मल में कहीं किसी को कोई दिक्कत? मुस्कान क्लियर है? नंदिनी तुम्हें? ठीक है। सिद्धार्थ क्लियर है तुम्हें? ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। अब आते हैं बच्चों फ्रिक्शन फोर्स पे। तो बच्चों मुझे बताओ स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हुआ, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा। अब यहां बताओ टेंजेंशियल में नेट फोर्स 0 चाहिए, तो फ्रिक्शन को क्या होना पड़ेगा, 0, क्योंकि अगर फ्रिक्शन यहां वहां आ जाएगा तो वो टेंजेंशियल में फोर्स आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, तो इस केस में फ्रिक्शन 0। बच्चों यहां mg नॉर्मल, नेट फोर्स 0, फ्रिक्शन क्या होना चाहिए,
जीरो, तो इसमें फ्रिक्शन जीरो। अब यहां आते हैं, अब बच्चों बताओ यहां फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, mg sin थीटा। अब सोच के बताओ कहां होना चाहिए, इस तरफ, क्योंकि इस mg sin थीटा को खत्म करना पड़ेगा, mg sin थीटा को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। तो इस केस में बच्चों फ्रिक्शन जो होगा वो mg sin थीटा होगा। तो बच्चों होता ये है कि फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ बोलो बच्चों। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, आप ये सोचोगे कि कार देखो ऐसे जा रही है, फ्रिक्शन पीछे लगे, ऐसा जरूरी भी नहीं है। मान लो ये यहाँ ऑब्जेक्ट होता, कार यूं जा रही होती, तो आप देखोगे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो हाँ क्योंकि mg इधर लग रहा है, क्योंकि इनमें पहिए होते हैं। पहिए में आपने थोड़ा बहुत पता होगा, प्योर रोलिंग में स्टैटिक टाइप का फ्रिक्शन लगता है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगेगा। तो बच्चों अब ध्यान से समझो, इनमें जो पहिए होते हैं वो वाला फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगेगा। उन दो केसेस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी तो जीरो हो गया, यहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से mg sin थीटा इधर हो गया। समझ पाए बच्चों, ये वाला अभी समझ पाए, क्लियर है बच्चों। हाँ जैसे गौरव ने इसमें आंसर ये लिखा था, नॉर्मल ये निकाल लिया इनटू म्यू। कई बार बच्चों के दिमाग में ये आता है कि फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा तो म्यू इनटू नॉर्मल, तो नॉर्मल आपने निकाल लिया इनटू म्यू। ऐसा बच्चों तब होता जब यहाँ पे कोई ब्लॉक होता, तो ब्लॉक में घिसने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ब्लॉक अगर होता तो म्यू इनटू नॉर्मल ही लिखते। लेकिन यहाँ पहिए हैं, पहिए में रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा, तो रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं लगेगा। बच्चों बताओ इस क्वेश्चन को अभी समझ पाए, चले आगे। ठीक है, अब बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो, जैसे अगर हम देखें, आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम टर्न लेते हैं, तो टर्न लेते समय हम स्पीड बढ़ाते हैं या कम करते हैं। अगर हम ज़्यादा स्पीड पे टर्न लेते हैं तो क्या दिक्कत है, स्किड कर जाएंगे। तो वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि भाई हम किस मैक्सिमम स्पीड से टर्न ले सकते हैं कि हम सेफ रहें। क्लियर है बच्चों, इसमें अभी कोई दिक्कत, चलें आगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो, मैक्सिमम सेफ स्पीड। मैक्सिमम सेफ स्पीड while turning, while turning। तो बच्चों ये टॉप व्यू ड्रॉ किया, क्या किया है, टॉप व्यू। और म्यूएस अपने पास क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो बच्चों एक्चुअल में आप समझ रहे हैं कि जैसे सड़क इस तरह से रहती है, सड़क ये है, और कार इस पे बच्चों यूं जाके यूं टर्न ले, ऐसे टर्न ले, तो इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो बच्चों जैसे ये कार है, इसका बताओ mg कहाँ लगेगा, नीचे, नॉर्मल ऊपर। अब कार ऐसे मूव कर रही है क्या, नहीं। तो बच्चों कार अगर ऐसे मूव नहीं कर रही तो mg को बच्चों मैंने ऐसे दिखा दिया अंदर की तरफ, नॉर्मल बच्चों ऐसे ऊपर, और ऐसे मूव नहीं कर रही, तो नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए, mg के। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अब वापस समझो, जैसे ये कार है, mg इधर, नॉर्मल इधर, तो बच्चों सेंटर ये रहा। तो अगर ये टर्न ले रही है तो इसको सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए ही चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन। तो इस केस में बच्चों फ्रिक्शन यहां लगेगा, फ्रिक्शन ऐसे इस तरफ लगेगा। तो बच्चों अब एफ नेट सेंटर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंटर की तरफ फोर्स क्या है बच्चों, m, सॉरी फ्रिक्शन है, और मास एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर। फ्रिक्शन बच्चों ये हो गया। अब एट टाइम ऑफ स्लाइडिंग, जब बच्चों को स्लाइड करने वाली होगी तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा जो कि म्यू एन या म्यू एम जी के बराबर होगा।
उसे बच्चों अगर हम देखें, बच्चों देखना म्यू एम जी, मान लो पुट इन 1 किसके बराबर हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम बच्चों कट गए तो वी मैक्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमम स्पीड मान लो, रूट म्यू आर जी। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड बच्चों क्या हो जाएगी, अंडर रूट म्यू आर जी। कर लो बच्चों इतना, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों म्यू में भी म्यू एस कर सकते हो अगर प्रॉपरली लिखना चाहो तो, और प्रॉपर लिखना चाहो तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। तो बच्चों जो स्पीड हमने निकाली है उस स्पीड से कम स्पीड होगी तो हम सेफ रहेंगे, उससे ज्यादा स्पीड अगर होगी तो सेफ नहीं रहेंगे, स्किड कर जाएगी। ठीक है, इस स्पीड पे बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, इससे ज्यादा स्पीड होगी तो वो स्किड कर जाएगी, फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, वो स्किड कर जाएगी, फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। ठीक है, समझ गए ना बच्चों इसे। अब एग्जाम्पल बच्चों देखो, जैसे मान लो मैंने तुम्हें दिया स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2। ठीक है, मास बच्चों मान लो कार का 1000 किलो, रेडियस मान लो बच्चों 300 मीटर। ठीक है, फाइंड फ्रिक्शन जी बच्चों 10 लेके चलना है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स इफ स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड। करो बच्चों, बच्चों फ्रिक्शन फोर्स बताना है अगर स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है एंड 40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों, लैंग्वेज मैंने नहीं लिखवाई है। ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये, मास ये है, रेडियस ये है, फ्रिक्शन फोर्स बताना है अगर स्पीड 20 है एंड 40 है। कर लिया, बोलो फर्स्ट केस में 20 में क्या किया है, मतलब Vmax से कम है तब स्टैटिक लगेगा, तो 40 का मतलब Vmax से आया था काइनेटिक लगेगा। ठीक है, अप्रोच सही है। बच्चों देखो, अगर हम Vmax निकालें तो म्यू एस दैट इज 0.3, रेडियस 300, जी 10, तो बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मैक्सिमम सेफ स्पीड 30 है, तो पहले केस में वो स्लाइड नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, तो रिक्वायरमेंट ये है तो इतना ही लगेगा। तो पहले केस में बच्चों अगर मैं फ्रिक्शन लिखता हूं फर्स्ट केस में, तो फ्रिक्शन मास, मास बच्चों 1000, वी स्क्वायर, वी बच्चों 20 का स्क्वायर, और रेडियस 300, तो बच्चों ये चले जाएंगे 400, 4000, 4000 बाई 3। बच्चों चेक करो अगर कहीं कोई डाउट।
तो पहले केस में बच्चों फ्रिक्शन ये लगेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकंड केस में बच्चों मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा स्पीड है तो वो स्किड कर रहा होगा। अब स्किड करेगा तो बच्चों फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। तो सेकंड में बच्चों फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, दैट इज म्यू के। नॉर्मल नॉर्मल पक्का mg होगा। तो म्यू के बच्चों 0.2, मास 1000 और g 10। तो बच्चों 2 और ये 2000 सही क्या है? बस करो, चेक करो बच्चों कोई डाउट हो? ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जो हमने अंडर रूट म्यू आर जी निकाला है वो तब निकाला है जब वो एक फिक्स स्पीड से टर्न ले रहा हो। इसी में हो सकता है कि वो इंक्रीजिंग स्पीड से टर्न ले, तो उस केस में बच्चों जो अभी हमने एक थोड़ा लेंदी 2/3 जिसमें आंसर आया था, तो बच्चों पहले इसे समझ लेते हैं फिर आगे सोचेंगे। इतना तो समझ पाए अरुण? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? ओके, अब वापस आते हैं। मान लो बच्चों ये जब फिक्स स्पीड से टर्न लेगा तो ये है। अगर मान लो स्पीड वेरिएबल होगी तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक टेंजेंशियल, तो नेट दोनों का स्क्वायर अंडर, तो मास इनटू ओवरऑल एक्सेलरेशन किसके बराबर करोगे? म्यू एम जी, उससे फिर स्पीड निकलेगी। लेकिन वो उतना स्टैंडर्ड नहीं होता है तो उसको एज ए फॉर्मूला डिस्कस नहीं करते। वो अगर होता है तो उसे क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके सॉल्व करें। उसको फॉर्मूला नहीं मानते हैं, उसको हम क्वेश्चन मान के जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? इसे हटा दूं बच्चों? ठीक है, ओके। एफ स्टैटिक को हाँ बताता हूं। देखो जब स्पीड 20 है तो वो स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइड नहीं कर रहा है मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक है, और फ्रिक्शन स्टैटिक है तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगेगा। तो हमें रिक्वायरमेंट कितने की है? इतना फोर्स चाहिए, तो फ्रिक्शन उतना ही हो जाएगा। तो मास इनटू एक्सीलरेशन mv²/r, तो वही हमने लगा दिया। समझ गए ना? और बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? इसे हटा दूं बच्चों? ठीक है। अब बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बैंकिंग ऑफ रोड। तो बच्चों इस तरह से हेडिंग लिख लो, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड वो बच्चों होता क्या है पहले थोड़ा सा समझते हैं फिर बाद में सोचेंगे। देखो बच्चों अभी हमने स्पीड निकाली, क्या निकली? म्यू आर जी। अब बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट कई बार ये होती है कि हमें बहुत हाई स्पीड ट्रैक बनाने। अब बहुत हाई स्पीड ट्रैक बना रहे हैं, उसमें टर्न भी आ सकते हैं। टर्न आएंगे तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, तो हाई स्पीड से एकदम से लो स्पीड कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता। अब बहुत हाई स्पीड पे हम टर्न लेना चाहते हैं तो या तो जी बढ़ा दें, जी बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, म्यू बढ़ा दें, वो कर सकते हैं। तो म्यू बढ़ाने का मतलब ये कि सड़क को काफी रफ बना, सड़क को काफी रफ बना। अब काफी रफ सड़क बनाएंगे तो जल्दी घिस जाएंगे, टायर जो है वो जल्दी घिसने लगेंगे, तो उतना फ्रूटफुल नहीं माना जाता। ठीक है, रेडियस बढ़ा दें। रेडियस बढ़ाने का मतलब ये कि टर्न बहुत लंबे लंबे ऐसे बहुत घुमावदार टर्न बनाए जाए। तो कई बार क्या होता है रोड कंस्ट्रेंट रहती है, इकोनॉमिकली भी सही नहीं रहता है, तो वो भी चीज़ नहीं फॉलो की जाती। तो फिर हम कुछ नया सोचते हैं, और वो नया सोचना होता है बैंक करना। जैसे बच्चों अगर आपने टीवी पे या जैसे नोएडा में रेसिंग ट्रैक एक बना था फॉर्मूला 1 का, अगर किसी ने देखा हो, तो वो रेसिंग ट्रैक्स जो रहते हैं तो वहाँ पे क्या आपको पब्लिक आसपास ही बिठानी है, और कार को भी बहुत ज़्यादा स्पीड में टर्न लेना है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में टर्न लेना है। तो वहाँ पे ट्रैक बहुत स्पीड पर टर्न लेते हैं, तो वहाँ पे आपको बाकायदा दिखता है कि हाँ जहाँ टर्न है वहाँ रोड को ऐसे कुछ उठा दिया। तो इस उठाने को ही हम बोलते हैं बैंकिंग। इस उठाने को ही हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग। इसमें भी बच्चों हम क्या करते हैं, एक बार इसे फ्रिक्शन लेस मान लेते हैं, एक बार इसे फ्रिक्शन लेस मान लेते हैं, और उस हिसाब से देख लेते हैं कि कितना क्या बैंक करना है। और फ्रिक्शन लेस मानने के पीछे क्या लॉजिक है वो मैं बाद में बताता हूँ। इतना समझ गए ना? ठीक है। तो बच्चों अब बैंकिंग ऑफ रोड एज्यूमिंग जीरो फ्रिक्शन, एज्यूमिंग जीरो फ्रिक्शन। जीरो फ्रिक्शन जब लगता है उसी को हम ऑप्टिमम स्पीड भी बोलते हैं।
उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड। तो बच्चों समझो ये कोई टर्निंग है, इस पे ये कार है v स्पीड से जा रही है। अब बच्चों यहां से तुम देखोगे तो तुम्हें एक ट्राइंगल जैसा दिखाई देगा, तो ऐसे ट्राइंगल है और कार बच्चों ऐसे टर्न लेने वाली है। तो पूरा 3D में सिचुएशन है, कार बच्चों इस तरह से टर्न लेने वाली है, मास एम थीटा। तो बच्चों एक बार इतना कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों याद रहे अभी हम जीरो फ्रिक्शन मान के चल रहे हैं। तो बच्चों जैसे समझना, कुछ इस तरह की अपनी टर्निंग रही होगी कि कार यहाँ से आके ऐसे टर्न लेके जा रही हो, तो इस तरह से ये इंक्लाइंड है, ऐसे टर्न लेके यूं जाएगी। तो ये डायग्राम बच्चों यहाँ बताने का ट्राई किया गया। अब उसी को सामने से देखोगे तो एक ट्राइंगल जैसा दिखेगा, वो ये है। क्लियर है बच्चों? तो ये ऐसे टर्न ले रही है तो यूं एक सर्कल बनेगा, तो वो सर्कल इस तरह से दिखाया गया कि r रेडियस के सर्कल में वो टर्न ले रही है। सिचुएशन बच्चों समझ गए? ठीक है। अब हमेशा बच्चों स्टेप्स फॉलो करनी होगी। तो बच्चों बताओ पहली स्टेप अपनी क्या है, FED। तो mg कहाँ लगेगा, नीचे। नॉर्मल और कोई फोर्स है, फ्रिक्शन है, वो हम पहले ही जीरो मान चुके हैं। अब बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि भाई रट लो, ये बहुत काम में आता है कि ये एंगल कितना है, थीटा। अब बच्चों सेंटर पता करो, तो सेंटर ये रहा। अब बच्चों बताओ mg सेंटर के अलोंग या परपेंडिकुलर, कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको टच नहीं करेगी। नॉर्मल अलोंग या परपेंडिकुलर, कोई कंडीशन नहीं, तो इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो बच्चों वही फंडा है जिससे एंगल टच हो, cos थीटा mg sin थीटा। अब कार ऐसे मूव नहीं कर रही तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर। तो बच्चों इस केस में हम बोलेंगे n cos थीटा किसके बराबर है, mg के। और सेंटर की तरफ नेट फोर्स F नेट सेंटर मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंटर की तरफ फोर्स क्या है बच्चों, n sin थीटा मास और v स्क्वायर बाई आर, फर्स्ट सेकेंड दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी। tan थीटा बच्चों n कट जाएंगे, tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी, या v इक्वल टू आर जी को, ठीक है बस एक ही कोई लिख लो काफी है। इतना समझ पाए बच्चों? इसमें कहीं भी कोई दिक्कत लग रही हो आराम से देख लो। तो बच्चों अभी हमने ये माना है कि जीरो फ्रिक्शन, और जीरो फ्रिक्शन वाले को हम एक ऑप्टिमम स्पीड भी बोल देते हैं। ऑप्टिमम स्पीड से मतलब ये है कि इसमें फ्रिक्शन जीरो है। फ्रिक्शन जीरो है तो कार पे प्रेशर कम पड़ेगा, कार के टायर की लाइफ काफी लॉन्ग हो, तो वो इसमें फायदा है। और क्या चीजें रहती है वो अभी मैं बताऊंगा। अब बच्चों यहां हमने क्या किया, रोड को बैंग कर दिया, हो गया। अब यही टर्न बच्चों जब एरोप्लेन को लेना होता है
तो एरोप्लेन क्या करता है, अपने विंग्स को इस तरह से टिल्ट कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा अगर टीवी वगैरह, तो वो भी जब टर्न वगैरह लेना होता है तो विंग्स को टिल्ट कर लेता है और उसके हिसाब से फिर वो टर्न लेता है। तो मान लो बच्चों जैसे यही एरोप्लेन के विंग्स हैं, ठीक है, तो नॉर्मली जब वो सीधा जा रहा है तो विंग्स ऐसे रहेंगे, टर्न लेगा तो विंग्स ऐसे टिल्ट हो जाएंगे। तो विंग्स पे बच्चों ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे एफ फोर्स लगता है, उसको भी ऐसे ही तोड़ोगे तो वो बच्चों समझते हैं। पहले ये कंप्लीट कर लिया, उसमें भी बच्चों सेम फॉर्मूला आता है, वो अभी मैं बताता हूँ, बट इतना कर लिया ना, ये सिचुएशन समझ गए। इसको हटा देता हूँ बच्चों, हटा दो बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों लिख लो फॉर एयरप्लेन, ठीक है। तो बच्चों डायग्राम उतना प्रॉपर तो नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे मान लो बच्चों ये कोई एरोप्लेन इस तरह से टर्न ले रहा है, रेडियस आर, और बच्चों ये इसके विंग्स हैं, मतलब छोड़ो बच्चों, बच्चों यहाँ कोई एरोप्लेन है और वो टर्न ले रहा है, तो उसके विंग्स बच्चों हमने ऐसे मान लिए, ये विंग्स है, ठीक है ना, ये एयरप्लेन है। तो विंग्स के परपेंडिकुलर बच्चों बर्नौली की वजह से फोर्स लगता है, वो फिलहाल मान लो, ठीक है। अब मान लो वो आपसे विंग्स का एंगल पूछ रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, मान लो विंग्स का एंगल पूछ रहे हैं यहां से, तो बच्चों वही कहानी, ये थीटा थीटा 90, ये थीटा, ये थीटा। एरोप्लेन का अपना mg बच्चों कहां लगेगा, इधर। अब इसे अगर मैं तोड़ता हूं तो f cos थीटा f sin थीटा, तो बच्चों वही f cos थीटा f sin थीटा, यहां mg। तो बच्चों मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, f cos थीटा mg के बराबर f sin थीटा। मान लो v स्पीड से मूव कर रहा है, ये v स्पीड से टर्न ले रहा है, तो बच्चों मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, क्योंकि अभी जो हमने किया है पूरा वही है, v स्क्वायर बाई आर जी। समझ गए ना बच्चों, स्टेप्स वही हैं, तो ठीक डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे बता देता हूँ, f cos थीटा mg के बराबर f sin थीटा mv स्क्वायर बाई आर, तो बस tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी। तो अगर एयरप्लेन इस तरह से टर्न लेता है तो भी बच्चों यही कहानी रहेगी। कंसेप्ट समझ गए ना बच्चों। अब बच्चों एरोप्लेन के अलावा अगर हम देखें, जैसे साइकिल है या बाइक है, वो जब टर्न लेती है तो आप लोगों ने फील किया होगा कि वो थोड़ा सा झुक जाती है, साइकिल या बाइक थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है। और अगर आप रेसिंग वगैरह देखोगे टीवी पे, तो उस पर आपको दिखेगा कि बहुत हैवीली वो झुक जाती है, बहुत हाईली वो टिल्ट हो जाती है। तो उसमें भी बच्चों यही कंसेप्ट लगता है, वो भी हम समझते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अगेन डायग्राम बना पाना बहुत मुश्किल है, तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। फोर व्हीलर भी टिल्ट होती है, पर उसमें क्या होता है, मैकेनिज्म ऐसा होता है कि उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा टिल्ट नहीं हो पाती, वो भी टिल्ट होती है, सही बोल रहे हो, पर ठीक है बच्चों। अब समझो, देखो जस्ट अभी मैं समझा रहा हूँ, और एक जैसे ये वाला डायग्राम बनाया है उसी तरह से डायग्राम बना लेंगे। तो लेट से बच्चों ये साइकिल है, ये ऐसे टर्न ले रहे हैं बच्चों, मान लो ऐसे टर्न ले रहे हैं। तो बच्चों मान लो अगर सर्कल ऐसा है, तो आपने देखा होगा अगर वो यू में टर्न ले रही है तो सर्कल की तरफ ऐसे झुक जाती है। अगर आप यू में टर्न लोगे
तो उस तरफ नहीं झुकोगे, इस तरफ झुकते हो, ये पता होगा। तो बच्चों को ऐसे झुक गई है, यही साइकिल मान लो। तो बच्चों ये ऐसे झुक गई है, तो होता ये है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती, तो ये उस डायरेक्शन में चली जाती है जहां नेट फोर्स हो। इस पे दो तरह के फोर्स हैं, एक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का नेट कांटेक्ट फोर्स यहां आया, तो उसके अकॉर्डिंग वो साइकिल अपनी टिल्ट हो जाती है। देखो नॉर्मल ये, फ्रिक्शन ये, तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आया, तो उसके हिसाब से वो अपनी टिल्ट हो जाती है। समझ पाए ना बच्चों? तो अगेन बच्चों डायग्राम ऐसी रफली टाइप बना रहा हूँ, ठीक, इसे हटा दूं बच्चों, ठीक। अब बच्चों आगे लिख लो फॉर साइकिल, साइकिल या बाइक कुछ भी हो एक ही बात है। तो बच्चों मान लो ये इस तरह से टर्न ले रही है v स्पीड से r रेडियस में। तो अगेन बच्चों मान लो मैंने साइकिल को कुछ इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जस्ट मैंने साइकिल को ऐसे दिखा दिया, तो इस पे देखोगे तो ये बच्चों साइकिल है, ठीक है ना। यहां फ्रिक्शन लगेगा, यहां नॉर्मल लगेगा, तो नेट कांटेक्ट फोर्स बच्चों यहां आ जाएगा, और इसके हिसाब से बच्चों वो टिल्ट हो जाएगी। अब उसका अपना mg साइकिल का कहां लगेगा, नीचे, अपना mg यहां लगेगा। अब बच्चों वो डिपेंड करता है कि वो एंगल कहां से पूछ रहे हैं, एंगल वर्टिकल से पूछ रहे हैं या हॉरिजॉन्टल से, इस पे डिपेंड करेगा। एक बार बच्चों मान लो मैं हॉरिजॉन्टल लेके सॉल्व कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लेके सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो हो सकता है कि टेन थीटा की जगह कॉट थीटा आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल बच्चों किसके बराबर होगा, mg के, और सेंटर की तरफ फोर्स, सेंटर की तरफ फोर्स F, ठीक है ना। ये एक काम करो बच्चों, ये थीटा है, तो ध्यान से देखना बच्चों, ये F है, इसका इधर कंपोनेंट F cos थीटा जो कि फ्रिक्शन के बराबर है, इधर F sin थीटा जो कि नॉर्मल के बराबर है। तो ये समझ रहे हो ना बच्चों, ठीक है। इधर mg, अब अगेन बच्चों F cos थीटा या F sin थीटा किसके बराबर है, mg के। F cos थीटा बच्चों किसके बराबर है, m v स्क्वायर बाई r, फर्स्ट सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो टेन थीटा बच्चों rg बाई v स्क्वायर, या कॉट थीटा v स्क्वायर बाई rg, ये आ जाएगा। या बच्चों वर्टिकल से एंगल ले लो, तो अपना स्टैंडर्ड जो मैच कर रहा है उससे मैच कर जाएगा। अगर वर्टिकल से एंगल लोगे तो जो अपना स्टैंडर्ड वाला था उससे मैच कर जाएगा। बट कंसेप्ट समझ लो, समझ पाए ना बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल से लिखोगे तो ये है, वर्टिकल से लिखोगे तो टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा। एक बार सिचुएशन समझ लो, कहीं दिक्कत लग रही हो तो पूछो, ठीक है ना बच्चों, कर लो इतना फिर। तो इन सारी सिचुएशन में बच्चों प्रोसेस लगभग वही रहती है, फॉर्मूला भी देखोगे तो वो सेम टाइप का ही रहता है, डिपेंड इस पे करता है कि भाई एंगल कहां से पूछा गया। इतना कर लिया बच्चों। बच्चों ये वाली सारी सिचुएशन चलो कर लो एक बार। ठीक है, चलें बच्चों आगे। अब बच्चों ऑप्टिमम स्पीड या जीरो फ्रिक्शन का क्या रोल है, अब वो समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो आपसे
कहा गया कि भाई एक ऐसी रोड बनानी है जिसपे कार एवरेज मान लो 130 की रफ्तार से दौड़े, ठीक है ना। आपसे बोला कि एक ऐसी रोड डिजाइन करनी है जिसमें कार एवरेज 130 की रफ्तार से दौड़े, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, 130 को एक ऑप्टिमम स्पीड मान के ट्रैक डिजाइन कर दो। ऑप्टिमम स्पीड मतलब फ्रिक्शन जीरो है, तो अभी तुम फ्रिक्शन नहीं कंसीडर करोगे, और 130 लेके तुम tan थीटा b²/rg से अपना ट्रैक डिजाइन कर दोगे, और तुमने बना दिया कि हाँ 130 स्पीड ऑप्टिमम स्पीड है। पर कोई बंदा जो उस सड़क पे जा रहा है वो जरूरी है कि 130 से जाएगा, हो सकता है वो 70 से जा रहा हो, 80 से जा रहा हो, 110 से जा रहा हो सकता है 150 180 से जा रहा हो। तो होता ये कि आपने एक एवरेज स्पीड के लिए ट्रैक डिजाइन कर दिया। अब मान लो वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है, बच्चों इतना कर लिया ना। अब हम पुराने टॉपिक पे ही फिर आ रहे हैं, तो वो चीज समझो। ये ट्रैक था अपना, मान लो ये ट्रैक 130 के लिए डिजाइन है, तो जो बंदा 130 से जा रहा है उस पर बताओ फ्रिक्शन क्या लगेगा, उस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, जीरो। अब इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी पूछते हैं कि किस स्पीड से जाए कि कार के टायर पे प्रेशर कम से कम पड़े या उसकी लाइफ सबसे ज्यादा हो, तो वो यही स्पीड है। अब मान लो कोई बंदा 150 की रफ्तार से जा रहा है, तो बताओ उसके स्किड करने के चांसेस कहाँ होंगे। मान लो जो ज्यादा स्पीड से जा रहा है, आप इमेजिन करो अगर आप ज्यादा स्पीड से जाते हो तो सर्कल के अंदर की तरफ गिरते हो या बाहर, तो जो ज्यादा स्पीड से जा रहा है वो किस तरफ स्किड करेगा, बाहर, तो उसके स्किड करने के चांसेस इधर है, तो फ्रिक्शन उस पर यहाँ लग जाएगा और फ्रिक्शन उसकी हेल्प कर देगा और वो स्किड नहीं करेगा। ये मान लो बच्चों कम स्पीड से जा रहा है, मान लो ये ढलान है, उस पर तुम स्लोली चल रहे हो, तो किस तरफ स्लाइड कर जाओगे, नीचे। तो ये मान लो अगर तुम 180 की स्पीड से चल रहे हो तो नीचे स्किड करोगे तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा और तुम्हें स्किड करने से बचा लेगा और तुम सेफ बने रहोगे, तुम सेफ बने रहोगे। समझ गए बच्चों, क्लियर है। तो मान लो 130 के लिए ट्रैक डिजाइन, तुम 150 180 जा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम 200-250 चले जाओगे तो फ्रिक्शन भी हेल्प नहीं कर पाएगा, तो एक पर्टिकुलर स्पीड तक ही तुम जा सकते हो। ऐसी तुम कम स्पीड से जा रहे हो, 80 70 हेल्प कर देगा, लेकिन तुम 30-40 से जाओगे तो नीचे की तरफ स्लाइड करने लगोगे। तो अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर करें तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या सेफ स्पीड होनी चाहिए। सिचुएशन बच्चों समझे। तो बच्चों मैं रफली इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ और फिर केवल आपको फाइनल रिजल्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। तो डेरिवेशन बच्चों लिखवा नहीं रहा हूँ, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा समझा रहा हूँ और फिर आपको फाइनल आंसर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों सिचुएशन तो समझ गए ना, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों इसमें वो समझते हैं। देखो पहले मान लो हम मैक्सिमम सेफ स्पीड निकाल रहे हैं, तो mg बच्चों यहीं लगेगा, नॉर्मल यहीं लगेगा। अब बच्चों ये ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताओ स्किड कहाँ करेगा, बाहर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। और स्लाइडिंग के टाइम पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, लिमिटिंग, μn। अब वही कहानी बच्चों, ऐसे सर्कल है, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा। बच्चों बताओ इसको तोड़ोगे क्या, इसको तोड़ोगे तो इधर क्या आएगा, n cos थीटा, इधर n sin थीटा। बच्चों देखो ये थीटा तो ये थीटा, तो फ्रिक्शन को तोड़ोगे तो फ्रिक्शन का इधर μn cos थीटा, μn sin थीटा। क्लियर बच्चों। अब समझो ऐसे मूव नहीं कर रहा तो ऊपर वाला फोर्स इन दोनों के बराबर, तो n cos थीटा mg प्लस μn sin थीटा। ये क्लियर। फर्स्ट इसको यहां ले आओ तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो n cos थीटा माइनस
म्यू एन साइन थीटा mg के बराबर। अब सेंटर की तरफ फोर्स क्या है, एक ये और एक ये दोनों सेंटर की तरफ है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन देंगे, तो n साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा m v स्क्वायर बाई r सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दो, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो m कट गया v स्क्वायर बाई आर जी, इधर बच्चों सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट किया तो साइन थीटा प्लस n कट जाएगा, म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बच्चों कॉस थीटा चाहो तो कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा टेन थीटा प्लस म्यू टेन थीटा सॉरी 1 माइनस म्यू टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी यहाँ बेच के अंडर रूट ले लो, हो जाएगा। कुल मिला के की कंसेप्ट बच्चों समझो, कोई भी क्वेश्चन हो एफवीडी बनाओ, सेंटर पता करो, सेंटर के अलोंग एंड परपेंडिकुलर रिजॉल्व करो, इसमें बैलेंस हो गया सेंटर की तरफ नेट फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, समझ गए ना बच्चों? ठीक है, तो बच्चों इसमें मैं केवल रिजल्ट फिर आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप लिख लो। मैक्सिमम एंड मिनिमम सेफ स्पीड ऑन बैंक रोड व्हेन फ्रिक्शन इज आल्सो प्रेजेंट। तो बच्चों अभी भी मैंने ये निकलवाया था, अगर आपको याद हो तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड आ गई, जी आर टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। मिनिमम में बच्चों क्या करना होता है, फ्रिक्शन डायरेक्शन बदल लेगा, फ्रिक्शन डायरेक्शन बदल लेगा तो म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ म्यू की जगह माइनस म्यू रखोगे तो इधर, और यहाँ माइनस म्यू रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो कोई एक फॉर्मूला याद रख लो तो दूसरा अपने आप निकल आएगा, म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस करना। हो सके तो इसका फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि इसको ड्राइव करना थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, और एक दो बार सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो बेटर ये कि इसको याद रख लो। हाँ अच्छा आया था, ओके हाँ, तो वो यही है कि ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा है, तो वहाँ पे ड्राइव करने बैठ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और हो सकता है कहीं कुछ कंफ्यूज वगैरह हो जाओ, तो एक अगर याद रख लोगे तो दूसरा ये हो जाएगा, और वरना मैंने हल्की फुल्की अप्रोच बता रखी है, तो ड्राइव भी कर सकते हो। हालांकि पर्सनली मुझे याद नहीं है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, पर ठीक है ज़रूरत के हिसाब से वो ड्राइव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों एक टर्म आपने सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या चीज होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ क्या चीज होती है ये? देखो हाँ ठीक है, चलो ऐसे पहले इतना कर लिया ना, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज बच्चों बताओ, ठीक है, लिखना नहीं है, ऐसे ही बताओ। मान लो जैसे कॉनिकल पेंडुलम ही अगर हम लेते हैं, उसमें एफबीडी बनाया, तो mg टेंशन, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? टेंशन अगर मान लो मैं एफबीडी बनाता हूँ, तो टेंशन mg और सेंट्रीपिटल फोर्स तीनों कंसीडर करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, तो बताओ। ठीक है, सही बच्चों समझो, देखो सही बोल रहे हो, ध्यान से समझो। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता, होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों देखना, एक सिंपल सिचुएशन देखो, इसी वजह से अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने किए उसमें कहीं भी सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम ही नहीं लिया, मैंने यही बोला मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि भाई मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करना। खैर समझते हैं, मान लो 2 kg 40 न्यूटन 20 न्यूटन, बच्चों बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? 10, किस तरफ होगा? इधर, कोई दिक्कत? अब बच्चों मान लो इस पे मैं पूछता हूँ नेट फोर्स कितना है? 20, किधर है?
इधर। तो बच्चों अब ध्यान से समझो, इसमें मैं पूछता हूं नेट फोर्स कितना है, आंसर क्या है 20। अब मैं बोलता हूं इसका एफवीडी बनाओ, तो एफवीडी बच्चों कैसे बनाओगे, mg नॉर्मल, ये 40, ये 20। अब आप कहो नहीं सर इस पे एक एफ नेट फोर्स 20 भी लग रहा है, क्या ये सही है? तो बच्चों सेंटीमीटर फोर्स एक नेट फोर्स, बस ये कि यहाँ नेट फोर्स का नाम है, यहाँ नेट फोर्स का नाम नहीं, उसे नेट फोर्स बोल रहे हैं, वहां उस नेट फोर्स को एक नाम दे दिया है सेंटीपिटल फोर्स, लेकिन एक्चुअल में वो कोई फोर्स नहीं। जैसे यहाँ नेट फोर्स क्या चीज है, बाकी फोर्सेस का इफेक्टिव है, ऐसे ही वहां सेंटीपिटल फोर्स क्या है, सेंटर की तरफ जो भी ओवरऑल फोर्सेस हैं उनका इफेक्टिव है। जैसे मान लो रस्सी से बांध के घुमा रहे हो तो टेंशन सेंटीपिटल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। जैसे मान लो बच्चों रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं, यहाँ टेंशन 50 न्यूटन, बोलो सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा 50। मान लो मैंने अपनी तरफ से कुछ 10 यहाँ और लगा दिए, अब सेंटीपिटल क्या है, तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है। जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स है उसको एक नाम दे दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे हम पहले था वैसे ही, पहले नेट फोर्स बोलते थे, अब भी नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको एक नाम और दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए बच्चों? तो कंक्लूजन ये है बच्चों, आगे आप इस तरह से लिख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स अलोंग सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा उसको एक नाम दे दिया है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई एक्चुअल फोर्स टाइप नहीं है, जो भी अपना सेंटर की तरफ नेट आ जाएगा उसको सेंट्रीपिटल बोल दिया। क्लियर है बच्चों? ओके। अब बच्चों जैसे थोड़ा सा अगर हम होमवर्क वाला पार्ट देखें, बच्चों जैसे देखना फर्स्ट सेकंड 4A, फर्स्ट में 18, बच्चों 19 और ऐड कर लेना इसमें, 21, 23, ओके। तो बच्चों हाँ बोलो, 17 है नहीं, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी क्या, देखता हूँ, नहीं हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी है। हाँ ये सेकंड में है, सेकंड में बच्चों को, ठीक है। ओके बच्चों समझो, ये फर्स्ट एक्सरसाइज की, ये सेकंड, ये 4 है। तो ये बच्चों जो अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। बाकी बच्चों फिर देखते हैं, कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर।